हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में। तो दोस्तों, टारगेट बेस्ड में हमारा पॉलिटी हमारा टॉपिक चल रहा है और दो क्लासेस मैं आपको पहले ही ऑलरेडी करा चुका हूं, जिसमें हमने भाग 1 देखा था, साथ ही भाग 2 और 8वीं अनुसूची के संबंध में भी हमने चर्चा करी थी। साथ ही देखो, भारत का संवैधानिक विकास आप लोग मेरी जो पुरानी प्लेलिस्ट है वहां से आप लोग देख सकते हैं। बहुत पहले मैंने करवाया था, बहुत डीपली करवाया है, तो आपको वहां से सारे फैक्ट उसके संबंध में मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो आज हमारा जो भाग है वो है भाग 3। तो भाग 3 में हम चर्चा करते हैं मुख्यतः मूल अधिकार के बारे में। ठीक है, भाग 3 जो कि मूल अधिकार है, अनुच्छेद यदि देखें तो 12 से 35 तक का। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक का मूल अधिकारों के संबंध में चर्चा की गई है। अब सबसे पहले तो देखो, मूल अधिकार होते क्या हैं। मूल अधिकार क्या होते हैं? देखो, किसी भी व्यक्ति को जीने के लिए कुछ न कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है ना। आप लोग हैं, हम लोग हैं, हमें सांस भी लेना जरूरी है। यदि कोई हमारे साथ लड़ाई कर रहा है, हमारे साथ कोई जोर जबरदस्ती कर रहा है, हमारी कोई जमीन हड़प रहा है, तो इन चीजों से हमें संरक्षण प्राप्त होना भी जरूरी है। ठीक है, यदि सरकार हमें किसी चीज से वंचित कर रही है तो सरकार के प्रति अंकुश लगाने के लिए हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से कई तरह से आप मूल अधिकारों को परिभाषित कर सकते हैं। यानी कि मूल अधिकार क्या है? किसी भी व्यक्ति के लिए एक नैसर्गिक अधिकार के रूप में मूल अधिकार हैं और जो जन्म से ही शुरू हो जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म होता है, उसके मूल अधिकार उसको वहीं से मिलने शुरू हो जाते हैं। बड़ा हुआ तो उसको थोड़ा, जैसे 6 से 14 वर्ष में रहेगा, उसको शिक्षा का अधिकार है, या फिर अन्य जिस तरह से मतलब एज बढ़ती जाएगी उस तरह से वो अधिकार उस पर प्रभावी होते जाते हैं। ठीक है, तो देखो, जीने का अधिकार है, हर किसी को जीने का अधिकार है। बोलने की स्वतंत्रता है हर किसी को, किसी को सभा करने की स्वतंत्रता है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, जमीन खरीदने की स्वतंत्रता है। ये सब क्या है? ये सब अधिकार है ना हमारे। अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, किसी भी भगवान को मानो, पूजा पाठ करो, कुछ भी करो, चोटियां रखो, कुछ भी करो, टीका लगाओ, ये सब क्या? ये हमारा अधिकार है, ये हमारी क्या स्वतंत्रता है, ये हमारा अधिकार है। तो विभिन्न तरह से हम इसको देख सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अधिकार अधिकार मतलब क्या है, किस रूप में हमें अधिकार प्राप्त हुए हैं। यदि आप देखते हैं, देखो, अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य में तो आता है, लेकिन किसके विरुद्ध से हमें अधिकार, ये जो अधिकार होते हैं किस रूप में हमें प्राप्त होते हैं और किसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं, है ना। क्योंकि अब दो व्यक्तियों की लड़ाई होगी तो वहां पर आपका अधिकार का मामला तो नहीं आएगा, वहां पर तो सीधा फौजदारी मामला बनेगा या सिविल मामला बनेगा। उसके लिए क्या है? अन्य विभिन्न तरह की कानूनी प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, उसके लिए विभिन्न तरह की कानूनी प्रक्रियाएं और वो आपके कानूनी अधिकार हैं। लेकिन यदि कोई राज्य या फिर राज्य पोषित संस्था, ध्यान दीजिएगा, कोई राज्य मतलब राज्य से आशय यह है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी या सरकार, ये सब राज्य की परिभाषा में आते हैं। या सरकार द्वारा पोषित कोई संस्था, मतलब ऐसी कोई संस्था जिसको सरकार से वित्त प्राप्त होता है उसको संचालित करने के लिए, उनके जरिए यदि आपका हनन होता है, माना कोई कर्मचारी है, आपका कुछ कार्य करने के लिए आपको प्रताड़ित कर रहा है, ठीक है, यानी कि आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है, या कोई अधिकारी आपको किसी चीज को करने से रोक रहा है तो आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है। जैसे माना आप फॉर्म भरते हैं, तो माना 10 साल बाद फॉर्म आ रहे हैं, आप एज बढ़ाने के लिए जाते हैं, जो आउट ऑफ एज हो जाते हैं, मतलब 43 वाले 45 साल के बाद, तो बीच में यदि फॉर्म आते तो वो भर सकते थे, तो उनके अधिकार का वहां पर हनन हुआ, है ना। हालांकि नौकरी देना अधिकार नहीं है, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे सारी चीज। तो हमें जो सरकार या मतलब राज्य से, आप परिभाषा समझ गए राज्य के अंतर्गत कौन आते हैं, राज्य से जो समस्या होती है उसके तहत, मतलब राज्य के प्रति जो हम चीजें मांग करते हैं या फिर राज्य से जिन चीजों का हमें संरक्षण प्राप्त है, वो होते हैं हमारे अधिकार, जिन्हें हम मूल अधिकार बोलते हैं। जबकि दो व्यक्तियों के बीच की लड़ाई यदि होगी तो वो मूल अधिकार नहीं है ना, वो मूल अधिकार नहीं है। इस सब चीज को हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो, इसमें जो अनुच्छेद 12 आता है, 12 और 13 देख लेते हैं, बाकी आपको समझाता हूं पूरा। अनुच्छेद 12, ठीक है, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। परिभाषा किसकी परिभाषा है भाई? ये है राज्य की, ठीक है, राज्य की परिभाषा। और अनुच्छेद 13 क्या बोलता है? अल्पीकरण। अल्प मतलब कम, करण मतलब करना, कम करना, ठीक है। अब अल्पीकरण किसका होगा? भाग 3 हम देख रहे हैं, तो अल्पीकरण किसका होगा? मूल अधिकारों का अल्पीकरण। किसका? मूल अधिकारों का अल्पीकरण।
देखो अनुच्छेद 12 बोलता है कि राज्य की परिभाषा क्या है। राज्य की परिभाषा यही है, किसी राज्य सरकार, उसके अधीनस्थ कार्यरत कोई अधिकारी, कर्मचारी या फिर राज्य द्वारा पोषित कोई संस्था, ये सभी क्या है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, है ना। लेकिन यदि कोई ऐसे जो कोई निजी संस्थान भी है, ठीक है, उस परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, जैसे माना कोई बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ठीक है, जो सरकार के रजिस्टर्ड होती हैं, सरकार में पंजीकृत होती हैं, तो वहां पर भी यदि किसी कर्मचारी को कोई असुविधा होती है तो वो भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। केवल ऐसी चीजें नहीं आती, माना किसी ने ढाबा खोला, अब वहां के कर्मचारी को कोई दिक्कत होगी तो वो ढाबा राज्य की संपत्ति में नहीं आएगा, क्योंकि वो पंजीकृत नहीं है, ठीक है, वो राज्य की परिभाषा में नहीं आएगा। यदि उन दोनों के बीच कोई वाद बनेगा तो वो सिविल बनेगा या फिर वो क्रिमिनल वाद बनेगा, वो मौलिक अधिकारों से संबंधित वाद नहीं बनेगा। इसको आप लोग क्लियर समझ गए। तो राज्य की परिभाषा में कौन कौन आते हैं ये आपको मैंने बता दिया। अल्पीकरण क्या है, देखो मूल अधिकार आपको दिए गए हैं आपकी रक्षा के लिए, आपके सामाजिक मतलब किसी भी व्यक्ति के चहुमुखी विकास, ठीक है, एक व्यक्ति ले लो आप, ठीक है, इस तरह से इसका मतलब संपूर्ण जो विकास होगा, भले ही वो मानसिक हो, सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, ठीक है, इसका एक चहुमुखी विकास, चहुमुखी शब्द का मतलब यह होता है कि संपूर्ण विकास व्यक्ति का, ठीक है, किसी व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए जो चीजें जारी की गई हैं वो क्या है, मूल अधिकार। मतलब मूल अधिकारों में किसी व्यक्ति का चहुमुखी विकास क्या है, समाहित है। प्रश्न एक बार बना हुआ है, निम्न में से कौन संविधान का कौन सा भाग किसी व्यक्ति के चहुमुखी विकास से संबंधित है, कौन सा है, क्योंकि मूल अधिकार ही है ना। देखो नागरिकता केवल नागरिकता से संबंधित प्रावधान करेगा, अभी हम आगे देखेंगे जो कर्तव्य आएंगे वो कर्तव्य हैं, लेकिन मूल अधिकार ही एक ऐसी चीज है जो आपको राज्य से संरक्षण प्रदान, मतलब न सरकार मनमानी कर सकती है, राज्य मनमानी नहीं कर सकती, कुछ नहीं, ठीक है, आपको अपना धर्म मान सकते हैं, आप अपना कुछ भी, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपको अपनी संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है, हर तरह के अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं। इसीलिए क्या है, अल्पीकरण हो सकता है, हालांकि कब तक नहीं होगा, जब तक आप किसी दूसरे के अधिकार का हनन नहीं करते। आपको बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप ऐसा भी नहीं बोल सकते जिससे कोई दूसरा डिस्टर्ब हो, है ना। तो क्या हो जाएगा, दूसरे के अधिकार का हनन हो रहा ना, उसके लिए कानून बना हुआ है। फिर मतलब यदि आपके किसी मौलिक अधिकार से किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उस दशा में आपके मौलिक अधिकार को अल्पीकृत किया जा सकता है, यानी कि कम किया जा सकता है। ये बोलता है अनुच्छेद 13, ठीक है। अनुच्छेद 13 क्या है, मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण, और आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। तो इन दोनों को मैं मिटा देता हूं, ठीक है, डायरेक्टली लिख लेते हैं। चलो अनुच्छेद 14 देखते हैं, यहां पर हम चर्चा करेंगे, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं, पहले समझते हैं इसको, ठीक है। आखिर मौलिक अधिकार हैं क्या चीज, किस रूप में हमें प्राप्त हुए, ठीक है। कुल हमें 6 प्रकार के अधिकार प्राप्त हुए मौलिक अधिकार जो है। देखो अधिकार मौलिक अधिकार है या फिर अधिकार आप किस तरह से देख सकते हैं, कई तरह से आप अधिकार देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कानूनी अधिकार होता है, मतलब जिसे हम विधिक या फिर वैधानिक या फिर लीगल, हम जिसे कहते हैं विधिक अधिकार, ठीक है। कुछ होते हैं विधिक अधिकार, कुछ होते हैं राजनीतिक अधिकार, जैसे वोट डालने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। कुछ है मूल अधिकार जो नैसर्गिक अधिकार भी हम जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, जो कि हमारे जीवन के लिए, हमारे चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि इनकी प्रकृति कैसी है, देखो पहले इनको एक बार लिखते हैं तो लिखते ही आप समझ जाएंगे कि क्यों जरूरी है। सबसे पहले देखो आता है समता का अधिकार, समानता लिख लो, ठीक है, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अब सारे अधिकार जरूरी है देखो हमारे लिए, धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा। तीसरा देखो शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी जरूरी है, हर किसी के लिए जरूरी है। अगला क्या होता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता, अगर ये ना हो तो लोग रोजाना लड़ते रहे, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी जरूरी है, हर किसी को अपना अपना धर्म मानने की, अपने हिसाब से पूजा पाठ करने की, हर चीज की स्वतंत्रता है। पांचवा क्या आता है, देखो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ठीक है।
और लास्ट क्या होता है, उपचार, यानी कि उपचारों का अधिकार लिख लेना, ठीक है, उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। उपचार, जब हमारे पास देखो 5 तरह के हमें अधिकार दिए, पहले समानता का दिया, स्वतंत्रता का दिया, शोषण का दिया, धार्मिक स्वतंत्रता का दिया, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया। यदि इनमें से कोई भी डिस्टर्ब होता है तो उसके लिए देखो डॉक्टर की व्यवस्था भी है, और डॉक्टर किस अनुच्छेद के तहत नियत किया गया, अनुच्छेद 32 में, 226 में भी है, उसको हम चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद जो 32 है, ये क्या है, इन सभी अधिकारों को क्या है, डॉक्टर है ना, ये सभी क्या है, ये अधिकार है हमारे, और इनका डॉक्टर कौन है, अनुच्छेद 32। यहाँ से रिट जारी होती है, यहाँ से मतलब हमारे अधिकारों को संरक्षण मिलता है, किसके जरिए, सुप्रीम कोर्ट के जरिए। अनुच्छेद 32 जो सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही संरक्षण देता है, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 226 किसके जरिए देता है, हाई कोर्ट के जरिए। उसको भी हम चर्चा में लाएंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं इनके अनुच्छेद कौन कौन से हैं। देखो, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है समानता का अधिकार, ठीक है। 19 से लेकर 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध है 23 से लेकर 24 तक का, ठीक है। 25 से लेकर 28 तक क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता। 29 से लेकर 30 तक क्या है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और अनुच्छेद 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब प्रश्न ये बनेगा, गुरुजी बीच में 31 कहाँ गायब हो गया, गिनती में तो 31 भी आता है ना। यहाँ से हमने देखा 14, 15 ऐसे बढ़ते बढ़ते 30 तक गए, 30 के बाद सीधा 32, 31 तो यहाँ से उड़ ही गया, ये उड़ा नहीं है, ठीक है। ये क्या था, यहाँ पर संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, ये कभी हुआ करता था, किसमें था ये, अनुच्छेद 31 में। कभी संपत्ति का अधिकार भी मिला करता था, लेकिन ये एक ऐसा अधिकार था ना जो उचित नहीं था। अब संपत्ति, यदि संपत्ति का अधिकार हो जाएगा तो सोचो हर दिन केस किसका बनेगा, केवल और केवल संपत्ति का केस जाते रहेगा, लगातार जाते रहेगा। और जब ये अधिकार था तब सुप्रीम कोर्ट में 50% से ऊपर मामले केवल संपत्ति के अधिकार से लंबित थे, ठीक है। तो बाद में मोरारजी देसाई सरकार ने इसे समझा, हालांकि पहले की सरकारों ने भी इसके संबंध में कार्य किया था, लेकिन मोरारजी देसाई सरकार को लगा कि ये उचित नहीं है। संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार न होकर क्या होना चाहिए, विधिक अधिकार होना चाहिए। लीगल तौर पर हम संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, करते हैं आप लोग। कोई आप जमीन, जैसे मानो कोई जमीन खरीदता है तो उसकी रजिस्ट्री करवाता है, वो सब क्या लीगल प्रोसेस है। लेकिन सरकार को ये नहीं बोल सकता ना कि कहीं पर भी किसी जमीन पर हाथ रख दे, नहीं जी मेरा हिस्सा है, और चले जाए सुप्रीम कोर्ट, ये मेरा हिस्सा है, संपत्ति का अधिकार है। इससे नुकसान क्या होता है, देखो, जिस व्यक्ति की जो संपत्ति है वो निर्माण कार्यों के लिए, विनिर्माण के लिए, मतलब ऐसे किसी भी कार्य के लिए, जैसे सड़क निर्माण है, परिवहन है, सेवा क्षेत्र में जो आते हैं, या फिर जो निर्माण विनिर्माण है, ठीक है, इन चीजों के लिए अपनी जमीन नहीं देता था, क्योंकि उसको अधिकार था संपत्ति रखने का। या तो सरकार उसको उसके मुंह मांगी रकम दे दे, या फिर वो अपनी जमीन ही ना दे, ठीक है। तो इससे विकास कैसे होगा देश का, तो देश के विकास में क्या था, एक हिसाब से बाधक था। इसलिए इसको कहाँ हटा के रख दिया, इसको बोला भाई तुम यहां से चलो, और इनको ले गए सीधा 300 कॉमा, ठीक है, 300 कॉमा पटक दिया। मतलब सोचो ना, देखो 31 से सीधा कहाँ कितना दूर भेज दिया भाई, दूर दूर तक संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार कितनी देर में आएगा सोचो, 31 से लेकर सीधा 300 कॉमा ले जाके बोला आप यहाँ पर रेस्ट कीजिए, आपको विधिक रूप में ही देखना उचित है, न कि संवैधानिक अधिकार के रूप में, ठीक है। तो इसको क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया, ठीक है। ये क्या बन गया, एक कानूनी अधिकार बन गया। किस अनुच्छेद के, किस संविधान संशोधन से बना ये, 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, सी 44वां सी जो था, कब का था, 1978 का, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब गिनती पूरी हो गई, ये 31वां भी आ गया। यहाँ पर 31 क्या है, वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में हमारा जो संपत्ति का अधिकार है, ये क्या है, एक कानूनी अधिकार है, एक विधिक अधिकार है, एक लीगल अधिकार है, या फिर एक वैधानिक अधिकार है, ठीक है। लेकिन मूल अधिकार नहीं है, नैसर्गिक अधिकार नहीं है, राजनीतिक अधिकार नहीं है। कौन सा अधिकार है, केवल एक कानूनी अधिकार है। यहां तक आप लोग समझ गए। अब देखो, समानता का अधिकार यदि आप लेते हैं तो समानता से, शब्द से क्या आशय है, यानी कि यहाँ पर किसी न किसी तरह की समानता की चर्चा की गई होगी। समानताएं कैसी हो सकती हैं, वो विभिन्न समानताएं होंगी जो हम यहाँ पर देखेंगे। स्वतंत्रता, विभिन्न तरह की स्वतंत्रताएं हो सकती हैं। स्वतंत्रता में देखो, बोलने की स्वतंत्रता भी हो सकती है, नौकरी करने की स्वतंत्रता भी हो सकती है। अधिकार नहीं है, नौकरी करना अधिकार नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता तो है ना। आप किसी भी
नौकरी को कर सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता है। लेकिन ये आपका अधिकार तो नहीं है ना कि आप सरकार से बोले नहीं जी हमें तो चाहिए, हमें आबकारी में सिलेक्शन दो। आप मांग नहीं कर सकते। आपकी स्वतंत्रता इतनी है कि आप उसके लिए तैयारी करो, मिल गई तो उसको करो, चाहे आप उसको छोड़ के दूसरी जगह जाओ, तीसरी जगह जाओ, आप 10 जगह नौकरी, लेकिन एक टाइम में एक ही नौकरी करोगे वैसे तो 10 जगह आप कहीं भी एग्जाम निकालो, नौकरी करो। नौकरी करने की आपको स्वतंत्रता है, लेकिन अधिकार नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। आपको नौकरी मांगने का अधिकार नहीं, आप सरकार से मांग नहीं कर सकते कि हमें नौकरी दो। ठीक है, तो इसमें हम स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम यदि कोई पकड़ा गया तो उसके गिरफ्तार किसी को कर लिया उसकी स्वतंत्रता क्या होगी, किसी को कोर्ट में पेश किया उसकी स्वतंत्रता क्या होगी, हर तरह की स्वतंत्रता हम देखेंगे यहाँ पर। किसी एक व्यक्ति के केवल जीने से संबंधित, नौकरी से संबंधित, खाने पीने से संबंधित यही स्वतंत्रता नहीं, विभिन्न तरह की हम स्वतंत्रता यहाँ पर चर्चा करेंगे। तीसरा देखो शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण में देखो क्या क्या हो सकता है। एक तो जबरदस्ती श्रम, जिसे हम क्या बोलते हैं ब्लास श्रम, बेगारी। ठीक है, तीसरा मानव दुर्व्यापार, या फिर जबरदस्ती छोटे बच्चों से काम करवाना, है ना। ये सब चीजें तो होती आई हैं पहले से। तो इन चीजों को रोकने के लिए भी यहाँ पर प्रावधान किया गया, किसमें, अनुच्छेद 23 और 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता, भारत देखो एक अनेकता में एकता का देश है, मतलब यहाँ पर विभिन्न तरह के धर्म, जाति, समुदाय इत्यादि रहते हैं, है ना। अब किसी एक धर्म को नहीं मानते, भारत क्या एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, मतलब किसी एक धर्म को नहीं मानता है, सारे धर्मों को यहाँ पर समान मान्यता है। तो ऐसे में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, अति महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब भारत के अंदर जो भी नागरिक है, भारत के अंदर जो भी व्यक्ति रह रहा है, उसको अपने हिसाब से अपने धर्म को मानने का अधिकार है, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। चाहे कोई फिर टीका लगाए, या फिर कोई चुटिया रखे, या फिर कोई कहीं पर नमाज पढ़े, इन सब चीजों की क्या है, स्वतंत्रता है आपको, है ना। तो ये सब क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक एक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें हम देखेंगे। शिक्षा एवं संस्कृति का जो अधिकार है, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्पसंख्यकों के अधिकार। अल्पसंख्यक के अधिकार क्यों बोलते हैं, क्योंकि केवल उनके लिए हैं जो अल्पसंख्यक हैं। किसी न किसी, अल्पसंख्यक क्या होता है, किसी बड़े देश में मतलब जिनकी संख्या गिनती में होती है, वो क्या होते हैं, अल्पसंख्यक। अल्प मतलब कम, संख्यक मतलब संख्या वाले, कम संख्या वाले लोग। अब अल्पसंख्यक कैसे हो सकते हैं, एक भाषाई आधार पर हो सकते हैं अल्पसंख्यक, ऐसा भी तो हो सकता है ना, एक बहुत भारत का एक छोटा सा समुदाय ऐसा हो जो किसी एक विशेष भाषा को बोलता हो, भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हो सकते हैं, या फिर जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकते हैं। तो किसी भी रूप में अल्पसंख्यक हो सकते हैं। तो अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और उपचार। भाई अगर यहाँ से किसी भी अधिकार का हनन होता है तो सीधा देखो, किसी व्यक्ति को चोट लगती है, कहाँ जाएगा, चोट किसी भी रूप में लग सकती है ना। देखो ये चोट लगने के माध्यम है, भले ही वो इस रूप में लगे, इस रूप में, चोट कहीं से भी लगे, है ना। किसी को भी चोट लगती, किसी भी शरीर के किसी भी अंग में लगे, किसी भी चीज से, किसी भी वस्तु से लगे, किसी भी रूप में लगे, डॉक्टर तो एक ही होगा ना उसका, जिसके पास आप जाएंगे। मतलब डॉक्टर के रूप में बहुत सारे डॉक्टर हो सकते हैं, हर किसी डिपार्टमेंट का अलग अलग हो सकता है। आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में भी आपको देखो, सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर भी 34 जज बैठते हैं, तो उनका भी अलग अलग अपना अधिकार बटा हुआ होता है, उनका आपस ही कि भाई ये इस मामले को देखेंगे, वो उस मामले को देखेंगे, वो उस मामले को देखेंगे, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इनका जो मुख्य चिकित्सालय है वो कौन सा है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट। मुख्य जो अस्पताल हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। तो इस सुप्रीम कोर्ट रूपी अस्पताल में जाके आपके सारे अधिकारों का जो हनन होता है उनका उपचार मिल जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखो सीधा हम लेते हैं समानता का अधिकार। ठीक है, इसी तरह से आपने इसको समझना है, बिल्कुल भी भारी भरकम कुछ नहीं है भाई। पॉलिटी में आपको बोलता हूँ, पॉलिटी तो बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस आपको पढ़ने का तरीका आना चाहिए और इसकी शब्दावलियां, जो जटिल शब्दावलियां, वो आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी पॉलिटी में क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 हम देखेंगे, ठीक है, 15 हम देखेंगे, 16 हम देखेंगे, 17 हम देखेंगे, और इसमें 18 देखेंगे हम। 18, 17, 16, 15 और 14। अनुच्छेद 14 क्या बोलता है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता प्लस विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, ये क्या बोलता है अनुच्छेद 14। ठीक है, विधि के समक्ष जो समानता है, ये प्रावधान कहां से लिया गया, ब्रिटेन से।
ठीक है, देखो हम डीप भी पढ़ रहे हैं और आसानी से भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है और विधियों का समान संरक्षण ये वाला प्रावधान कहां से लिया गया है? अमेरिका से। पूछा गया एक बार ये। ठीक है, तो विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया और विधियों का समान संरक्षण कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता होता क्या है? मतलब जो कानून है, जो विधि है, उसके समक्ष सभी व्यक्ति, भले ही वो बड़ा व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी धर्म, जाति, समुदाय, किसी भी चीज से भारत में रह रहा कोई भी व्यक्ति हो, केवल भारत का नागरिक ही नहीं, भारत में रह रहा कोई भी व्यक्ति, भले वो विदेशी नागरिक ही क्यों ना हो, है ना, भारत में रह रहा कोई भी व्यक्ति क्या है? विधि के समक्ष, विधि मतलब उस पर समान रूप से लागू होती है। विधि के समक्ष क्या है? सभी समान है। और समान संरक्षण मतलब जो कानून है उस पर समान रूप से लागू होता है सभी पर। ठीक है, कानून के समक्ष सभी समान है और कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है। अब माना कोई ब्रिटेन का व्यक्ति यहाँ आएगा या अमेरिका का यहाँ आएगा, यहाँ आके उसने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, धारा 302 उस पर भी लगेगी और उसको भी वही सजा मिलेगी ना जो यहाँ के व्यक्ति को मिल रही है। ऐसा थोड़ा ना कि उसको गोरखाओं की तरह दीप सजा दे देंगे, काले पानी की सजा देंगे, फांसी के गधेरे में ले जाएंगे, ये सब चीजें तो नहीं होंगे ना, क्योंकि कानून क्या है? सबके लिए बराबर है। कानून के समक्ष सभी समान हैं और कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है। ये क्या बोलता है अनुच्छेद 14। अब इसको समझाने की आवश्यकता है दोबारा? बिल्कुल भी नहीं है ना। देखो, विधि के समक्ष कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। विधियों का समान संरक्षण कहां से लिया गया? अमेरिका से। आशा यही है कि कानून के समक्ष सभी समान है और कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है। उदाहरण मैंने आपको समझा दिया। अगला बोलता देखो 15वां क्या है? धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। भेदभाव का निषेध, निषेध मतलब रोकना। ठीक है, निषेध मतलब क्या होता है? रोकना। देखो यहां पर आपको किसी किसी किताब में वंश भी मिलेगा, आपको किसी किसी किताब में वंश भी मिलेगा। ठीक है, वंश भी यहाँ पर दिया गया है। आप लोग सोचेंगे कि परीक्षा वाणी में नहीं, कौन सी जो ल्यूसेंट है या वहां पर अन्य किताब में आपको वंश शब्द भी मिलेगा यहाँ पर कि धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान। अब तुम जाति पढ़ो, जो व्यक्ति जिस जाति का होगा तो वंश तो उसका उसी से संबंधित होगा, है ना। आप वंश पढ़ो या ना पढ़ो, दोनों में से एक ही चीज आप ले सकते हैं। ठीक है, देखो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या वंश, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। इसका मतलब ये है न तो किसी धर्म के नाम पर भेदभाव होगा, यानी कि कोई हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म का है तो उसको कोई विशेष प्रावधान किए गए हो, मुस्लिम धर्म वाले के लिए विशेष प्रावधान हो, सिख धर्म वाले के लिए विशेष प्रावधान हो, किसी के लिए नहीं है ना, सब बराबर है। हमने ऊपर क्या पढ़ा? विधि सब पर समान रूप से लागू हो रही है, मतलब संविधान सब पर समान अधिकार क्या करता है? अधोरेखित करता है। इसका मतलब ये है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। जाति, किसी व्यक्ति की जाति, भले वो ब्राह्मण जाति से हो या किसी अन्य जाति से हो, तो उसकी जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। ठीक है, लिंग में देखो, न महिला के साथ भेदभाव होगा, न पुरुष के साथ भेदभाव होगा। ठीक है, या फिर नहीं जो ट्रांसजेंडर होते हैं, किसी भी लिंग से संबंधित हो, कोई भेदभाव नहीं होगा, स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होगा। अगला देखो जन्म स्थान। अब ऐसा तो है नहीं कोई कश्मीर में पैदा हो रहा है तो उसके साथ भेदभाव होगा, या फिर कोई केरल में पैदा हो रहा है तो उसके साथ भेदभाव होगा। भारत का जो संघ है, भारतीय संघ है, इस संघ में कहीं पर भी, भले ही लक्षद्वीप में कोई पैदा हो या फिर असम में कोई पैदा हो या कश्मीर में या फिर नीचे कन्याकुमारी ले लो या अंडमान निकोबार ले लो, जितना भी क्षेत्र भारत में आता है, यहाँ पर कोई भी पैदा हो, जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 बोलता है। लेकिन इसमें कुछ प्रावधान भी किए गए हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें देखो कुछ प्रावधान भी किए गए हैं, लेकिन यहां पर देखो राज्य को यह भी शक्ति दी गई है कि अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 15(4), ठीक है, इसको मैं भी मिटाता भी रहूंगा, आप लोग नोट भी करते रहिए। 15(4) स्क्रीनशॉट लेने का अवसर दूंगा, और अनुच्छेद 15(6), ठीक है, इसी के अंतर्गत एक तरफ देखो अनुच्छेद 15 क्या बोलता है? धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, यानी कि भेदभाव निषेध। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 15(3) के तहत बोला गया है कि राज्य महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।
कर सकता है ना, ये विशेष प्रावधान कर सकता है राज्य महिलाओं के लिए। किसमें? अनुच्छेद 15(3) में। इसी शक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार ने उत्तराखंड में महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण दिया है। ठीक है, कौन सी शक्ति है? अनुच्छेद 15 का 3। अब कई सारे बच्चों को लगेगा कि 16(3) है। 16(3) नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 16(3) में जो शब्द प्रयुक्त किया गया वो है संसद, और जो उत्तराखंड राज्य की महिलाओं को आरक्षण दिया गया है वो विधानसभा द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा नहीं दिया गया है। ठीक है, वो यहाँ की जो विधानसभा है उसके द्वारा दिया गया, संसद द्वारा नहीं दिया गया। ठीक है, उसको भी मैं अभी समझाऊंगा 16 में जब हम आएंगे। तो 15(3) में क्या बोलता है? ये तो खैर नहीं करेगा, लेकिन यदि राज्य को लगता है कि महिलाएं पिछड़ रही हैं, है ना, तो संविधान जब लागू हुआ था तो संविधान निर्माताओं को लगा कि महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, वाकई में थी, तो उन्हें लगा, तो उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने का यहाँ पर दे दिया 15(3) में। अनुच्छेद 15(4) क्या बोलता है? कि राज्य SC या फिर ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। जो भी अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग हैं, ठीक है, जनसंख्या है, उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, उनको कुछ छूट दे सकता है। ठीक है, तो इसके तहत प्रावधान कर सकता है। 15(6) देखो, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब का है? 2019 का। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, EWS। ठीक है, EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए विशेष प्रावधान। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए विशेष प्रावधान ये राज्य कर सकता है, और किया भी है। किया है ना। EWS आप लोग भी तो अप्लाई करते होंगे, कई सारे बच्चों ने EWS बना रखा होगा, तो पता होना चाहिए ना आपको EWS आपने किस के तहत बना रखा है। तो 103वां संविधान संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए EWS का प्रावधान ही कर दिया। ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझ गए। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, नीचे वाला मैं मिटाऊंगा, बाकी ये लगा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखो 15(3) आपके लिए जरूरी है अनुच्छेद, 15(3), 15(4) जरूरी है आपके लिए, और 15(6) जरूरी है आपके लिए। ठीक है, नीचे वाला मैं मिटा रहा हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम देखते हैं 16वां। 15 में इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने के लिए आपका। ठीक है, तो 16वां भी इसी से मिलता जुलता है, लगभग मिलता जुलता है। ठीक है, अगला देखो 16वां क्या बोलता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। अवसर की समानता। ठीक है, अनुच्छेद जो 16 है ये क्या बोलता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि लोक नियोजन मतलब क्या होता है? सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, यानी कि सरकारी नौकरी में प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर दिया जाएगा। ऐसा क्या बोलता है अनुच्छेद 16। अब आप लोगों के मन में सवाल उठेगा, तो भाई इतना आरक्षण क्यों है? ठीक है, उसके लिए भी प्रावधान है, वो चीजों भी प्रावधानित की गई है संविधान में। ठीक है, तो उसको भी देखते हैं। देखो, हालांकि ये प्रावधान किया गया, लोक नियोजन में अवसर की समानता के लिए प्रावधान किया गया है, लेकिन यहाँ पर देखो 16(3) महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये मतलब यहाँ पर आप लोग लिख लो 16(3) के तहत राज्य नहीं, पार्लियामेंट यानी कि संसद महिलाओं के लिए विशेष उपबंध कर सकती है। और 16(4) के तहत देखो पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान किया जाता है 16(4) के तहत। ठीक है, 16(4) महत्वपूर्ण है आपके लिए, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा? 16 का 6 EWS जो लेटेस्ट है, 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब का है? 2019 का। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना, 16(6) ये पूछा जा सकता है क्योंकि लेटेस्ट है ना। 16(6) पूछा जा सकता है आपसे। ये भी पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाता है? अनुच्छेद 16 के तहत। ठीक है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 16 में। ठीक है, तो यहां तक आपका ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं रहा आपको? अनुच्छेद 16 में कोई डाउट नहीं रहा। देखो अनुच्छेद 16 का जो 3 है, पार्लियामेंट यानी संसद को यह अधिकार देता है कि संसद ऐसा कोई विधि बना सकती है जिसके जरिए महिलाओं को स्थान के आधार पर, यानी कि जन्म स्थान के आधार पर आरक्षण दिया जाए। जैसे उत्तराखंड की महिलाएं उत्तराखंड राज्य में जो निवास कर रही हैं, इन्हें आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण जो दिया गया है निवास के आधार पर, हालांकि 15(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुए दिया गया, लेकिन वो क्या है? गलत है ना। राज्य विधानसभा को अधिकार नहीं है कि वो क्षैतिज आरक्षण दे सके,
है ना। ये केवल किसको अधिकार है? संसद को अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति इसे चैलेंज करे तो ये फिर से निरस्त हो सकता है ना, हो सकता है। आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हो सकता है। उसमें स्पेशली मतलब विशेष रूप से जो शब्द प्रयुक्त किया गया वो है संसद, यानी कि पार्लियामेंट। और विधानसभा पार्लियामेंट नहीं होती है। पार्लियामेंट क्या होती है? जहां पर सांसद बैठते हैं, जहां पर लोकसभा होती है, जहां पर राज्यसभा होती है, जहां पर साइन राष्ट्रपति करते हैं। जबकि पारित किसने किया है? उत्तराखंड विधानसभा ने, जहां पर केवल विधायक हैं और उसके अलावा कौन है? उत्तराखंड विधानसभा है ना। विधानसभा तो या तो विधानसभा होगी और विधान परिषद होगी, यहाँ पर तो केवल विधानसभा। विधानसभा के पश्चात यहाँ पर राज्यपाल के साइन हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए वो हो सकता है वो उसमें भी परिवर्तन आए भविष्य में, ठीक है। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता ध्यान रखिएगा किस अनुच्छेद 16 में। अब अनुच्छेद 17 क्या बोलता है? अनुच्छेद 17 बोलता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। गुरुजी ये तो बड़ा भारी शब्द आ गया। अस्पृश्यता क्या होता है? ये होता है देखो छुआछूत का अंत, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसी छुआछूत नहीं रखेगा, ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत आप लोग देखते होंगे अपने आसपास परिवेश में, खास तौर पर उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में अभी भी इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, छुआछूत की चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है, जो कि नहीं होनी चाहिए। भारतीय संविधान भी इस चीज को मना करता है कि आप लोग बिल्कुल छुआछूत भेदभाव नहीं करेंगे किसी व्यक्ति के प्रति। यानी कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जो पीछे रह गए हैं एक उच्च वर्ग से किसी कारणवश, है ना। आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो आप वहां पर पाएंगे जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हैं इनकी उत्पत्ति का अलग अलग सिद्धांत है। कार्य के आधार पर इनको बांटा गया, न कि जन्म के आधार पर। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे ये जन्म के आधार पर परिवर्तित हो गए, ठीक है। और वहीं से जो उच्च वर्ग था यानी कि ब्राह्मण वर्ग था, इनकी स्थिति सुदृढ़ होती गई। बीच के क्षत्रिय वो अपना काम करते, लेकिन जो निचले स्तर के थे इनकी स्थिति बद से बदतर उससे भी नीचे होती रही। महिलाओं की स्थिति बिगड़ी, लेकिन संविधान बना तो संविधान जो विद थे यानी कि संविधान बनाने वाले व्यक्ति थे, उन्हें ऐसा लगा कि भविष्य में चीजें समस्या बन सकती है, तो इसीलिए उन्होंने इन चीजों को संविधान में समाहित किया है कि छुआछूत का अंत होना चाहिए। छुआछूत व्याप्त समाज में नहीं होना चाहिए और वास्तविक रूप में नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति क्या है? समान है। प्रत्येक व्यक्ति क्या है? एक जैसे हैं, है ना। किसी व्यक्ति में कोई ऊंच नीच नहीं है, ठीक है। तो अनुच्छेद 17 क्या बोलता है? अस्पृश्यता का अंत। अब इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 18 क्या बोलता है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत आपने देखा होगा, हमने जैसे उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा या फिर आप कोई अन्य विषय पढ़ते हैं वहां पर, या फिर आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे वहां पर आपको देखेंगे किसी को सर की उपाधि मिल रही है, किसी को राय बहादुर की उपाधि मिल रही है, किसी को अलानी उपाधि मिल रही है, किसी को फलानी उपाधि मिल रही। तो अनुच्छेद 18 क्या बोलता है? आप ऐसी कोई उपाधि आपको नहीं मिलेगी। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में यदि आपको कोई उपाधि मिलती है, शिक्षा या फिर सेना, ठीक है, सेना में कोई उपाधि मिलती है, या फिर चिकित्सा में, मतलब ये भी शिक्षा में ही आ गया वैसे, ठीक है। तो ये सब चीजें, इन उपाधियों को आप ले सकते हैं, इन उपाधियों को आप ले सकते हैं। जैसे शिक्षा में आप देखेंगे लिखते हैं ना प्रोफेसर, प्रोफेसर अलाना फलाना, ठीक है। जैसे सेना में लिखते हैं ना कर्नल या फिर लेफ्टिनेंट या फिर ब्रिगेडियर, ठीक है, अलाना फलाना जो भी है। चिकित्सा में जैसे डॉक्टर, ये लिखते हैं ना, ये सब उपाधियां तो हैं। प्रोफेसर किसी का मतलब एक सम्मान की उपाधि है, प्रोफेसर सम्मान की उपाधि है ना। कर्नल सम्मान मतलब आर्मी का एक पद है ना, प्रोफेसर एक पद है ना, डॉक्टर एक पद है ना, तो उसकी उपाधि तो है। तो ये चीजें इन चीजों में केवल लागू होती हैं, लेकिन अन्य किसी व्यक्ति को उपाधि धारित करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। अब मैं ये थोड़ा बोलूंगा कि मैं राय बहादुर भास्कर जोशी हूं, तो ये चीजें हर किसी व्यक्ति के लिए लागू नहीं है, ठीक है। मतलब हर व्यक्ति उपाधि नहीं ले सकता है। केवल जो शिक्षा के क्षेत्र में है वो, सेना में, चिकित्सा, इन चीजों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को उपाधि प्राप्त नहीं होगी, ऐसी कोई उपाधि प्राप्त नहीं होगी। बस इतना तो आपने समझना है। तो आपका भाग इसका जो पार्ट 1 है यानी कि समानता का अधिकार 14 से 18 कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें देखो विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 बोलता है। यहाँ पर हमने अनुच्छेद 15, 15(3), 15(4) और 15(6) पढ़ा। यहाँ पर हमने 16(3) देखा, 16(4) देखा और 16(6) देखा, ठीक है। ये तीनों भी क्या थे? वही 16(3) में महिलाओं के लिए,
संसद कर सकती है। 16/4 में इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था हो सकती है। जो लोक नियोजन सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था, यहाँ पर महिलाओं के लिए 36 आरक्षण, यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षण की, महिलाओं ने SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था, और यहाँ पर क्या था EWS के लिए। 17वां हमने देखा छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत। 18वां देखा, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखते हैं हम स्वतंत्रता का अधिकार। और यदि आप लोगों को देखो क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें, अपना कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और साथ ही क्लास आपको मिलती रहेगी। हो सकता है 23 की क्लास आप लोगों की डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन यदि होगी भी तो सुबह को भले ही ना मिले, लेकिन उस दिन मैं शाम को उसको उपलब्ध करा दूंगा पहुंच कर, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको सूचना दे दूंगा। जैसे मैंने कल की क्लास आपको उपलब्ध कराई थी 2 बजे, तो वैसे ही मैं उसको भी बाद में 3, 4, 5 बजे जब भी समय लगेगा उसको मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। मैं भी नहीं चाहता कि आप लोगों का सिलेबस ढीला पड़े या फिर कम हो, ठीक है। बाकी देखो बिनसर ईयर बुक बाजार में आ चुकी है, नहीं तो इसको आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं भी करा दूंगा आपको सारा करंट अफेयर्स 2023 का जितना भी मैंने नोट किया, साथ ही जो अतिरिक्त प्रश्न बिनसर ईयर बुक से मिलेंगे वो मैं ले चुका हूँ, वो मैं आपको करा दूंगा। यदि आप लोग ना भी लें तो कोई आवश्यकता नहीं है, केवल करंट अफेयर्स के लिए आप ईयर बुक लें ये भी उचित नहीं है, ठीक है। मैं आपको पूरा करा दूंगा, क्योंकि देखो 270 280 के आसपास किताब पढ़ती है तो बहुत होता है इतना, ठीक है। साथ ही देखो कुमाऊनी कहावतें हैं, ये सब किताबें मैं ला चुका हूँ, गढ़वाली हिंदी, ठीक है। कुमाऊनी कहावतें, और साथ ही जो DD शर्मा की वो बुक भी मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले। तो ये सब चीजें मैं ला चुका हूँ, इन्हें मैं तैयार करके आपको जल्द ही इन्हें भी सारी सामग्री उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। तो आपको भी इन किताबों को खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस जितना मैंने बोला आप उतना करते रहिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको रिवीजन करते रहिए। अतिरिक्त जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसको प्रतिदिन करिए। रीजनिंग के लिए मैंने जो बुक आपको बताई थी उसको करिए, ठीक है। और साथ ही जो अतिरिक्त चीजें मैं पढ़ने के लिए आपको बोल रहा हूँ, जो किताबें जैसे BS ने की थी या फिर परीक्षा वाणी थी, ल्यूसेंट थी, ये किताबें आपने खरीद रखी है, इनको पढ़िए। सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। यहीं से सारा मटेरियल आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको मैं नीचे वाला मिटा रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। देखो अब इसको हम देख रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 19, फिर हम देखेंगे अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22, ठीक है। 4 तरह के अनुच्छेद इसमें हम देखेंगे। अनुच्छेद 19 क्या बोलता है? 6 अधिकारों की हमें रक्षा देता है, ठीक है। 6 अधिकारों की रक्षा हमारे करता है, 6 अधिकारों की रक्षा। अब 6 अधिकार क्या होते हैं? सबसे पहला है वाक, यानी कि बोलना, प्लस अभिव्यक्ति, अपने विचारों को व्यक्त करना। अभिव्यक्ति, वाक मतलब बोलना, अभिव्यक्ति मतलब अपने विचार रखना, प्रकट करना, की स्वतंत्रता, की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। ये बोलता है अनुच्छेद 19 का 1। इसके अंतर्गत देखो कई सारी चीजें, आपको बोलने का अधिकार है, अपने विचारों को रखने का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता है, विज्ञापन प्रकाशित करने की स्वतंत्रता है, सरकारी जो कार्य हैं उनको जानने की स्वतंत्रता, यानी कि RTI का अधिकार भी इसमें आता है, अप्रत्यक्ष रूप से आता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि अनुच्छेद 19 में RTI का अधिकार निहित है, ठीक है। सरकारी जो कार्य हैं उनको जानने की स्वतंत्रता का अधिकार इसमें आता है, ठीक है। साथ ही देखो फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार इसमें आता है। ये सब चीजें आपको हो सकता है किताब में दे रखी हूँ, ठीक है। तो इसमें आप लोग लिख लीजिएगा। देखो मैं पढ़ लेता हूँ तेजी से, आप लोग देखो। अपने विचार रखने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, विज्ञापन प्रकाशन की स्वतंत्रता, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण इसमें क्या आता है? शांति का अधिकार। शांति का अधिकार भी किसमें? अनुच्छेद 19 के 1 में, अनुच्छेद 19 के क में, ठीक है। शांति का अधिकार है, ठीक है। साथ ही सरकारी गतिविधियों को जानने का अधिकार, यानी कि RTI का अधिकार इसमें निहित है। और साथ ही फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार भी है, सरकार के किसी कार्य का विरोध कर सकते हैं, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कभी बन सकता है, क्या किसी सरकारी कर्मचारी को हड़ताल करने का अधिकार प्राप्त है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हड़ताल नहीं कर सकते हैं आप, सरकारी कर्मचारी का कोई भी हड़ताल नहीं कर सकते हैं, हड़ताल का अधिकार बिल्कुल नहीं है। जो भी हड़ताल के रूप में आपको देखने को मिलता है ना, केवल विरोध प्रकट करते हैं, है ना, लेकिन हड़ताल का अधिकार संवैधानिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो एक आपने देखा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें मैंने आपको सारे बता दिए। दूसरा देखो, दूसरा है, दूसरा इसमें आता है देखो सम्मेलन की स्वतंत्रता, ठीक है। सभा करने की, यानी कि सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा इसमें आता है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन या फिर संघ बनाने की स्वतंत्रता,
ठीक है। चौथा इसमें क्या आता है, देखो चौथा इसमें आता है घूमने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता। ठीक है। पांचवा इसमें क्या होता है, निवास या बसने की स्वतंत्रता, निवास या बसने की स्वतंत्रता। ये केवल कहां हो रहा है, भारत के अंदर। ठीक है, भारत के अंदर देखो, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, निवास या बसने की स्वतंत्रता। छठा देखो, छठा क्या है, संपत्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता। जो कि कहाँ है, 300 कौ में है। ठीक है। और इसमें सातवीं स्वतंत्रता कौन सी है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता। अब देखो इसमें से 6 वर्तमान में लागू है, लेकिन जो छठवां वाला था ये किस में चला गया, 300 कौ में, इसलिए यहां पर ये नहीं है। इसलिए केवल 6 अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 19 में देता है ना। वाक एवं अभिव्यक्ति तो आप समझ गए थे, लेकिन सभा करने की स्वतंत्रता देखो, किसी भी व्यक्ति को सभा करने का अधिकार है, लेकिन कैसे, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने का अधिकार है, जिससे कि किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन न हो। हमने अनुच्छेद 13 में पढ़ा था ना कि किसी दूसरे को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, उसके अधिकारों का आप हनन नहीं कर सकते हैं। जैसे देखो, आपने पहले क्या किया, आप बोले, लोग इकट्ठा हुए यानी कि सभा बनी। अब सभा के लोग सहमत हुए तो उन्होंने क्या बोला, हम एक संघ या संगठन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है। अब सब लोगों ने मिल बांट कर फैसला लिया कि चलो घूम के आते हैं, कहीं घूमने चलते हैं कहीं भी भारत में। ठीक है, तो भारत में, पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता हो गई। ठीक है, अब घूमने के पश्चात, घूमने गए तो कुछ दिन निवास किया वहां पर, कुछ दिन वहां पर क्या किया, निवास किया, 8-10 दिन रहे, उसे बोलेंगे निवास। लेकिन बसना मतलब वहीं घर बना लिया और वहीं रहने लग गए, वो क्या हो गया, बसना। निवास करना मतलब 2-4 दिन के लिए गए और कुछ समय के लिए, माना तुम नौकरी, किसी व्यक्ति के एसएससी जीडी में सिलेक्शन होता है, या फिर कोई व्यक्ति केंद्र सरकार के तहत एसएससी का एग्जाम निकालता है और उसको तमिलनाडु में नौकरी मिलती है या फिर पश्चिम बंगाल में नौकरी मिलती है, तो वहां पर नौकरी करेगा ना, तो नौकरी के दौरान क्या करेगा, वहां पर निवास, नौकरी के दौरान क्या करेगा, वहां पर निवास करेगा। लेकिन यदि वही व्यक्ति वहां पर घर बना ले, वहां का स्थायी निवासी हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, बस गया, मतलब वहीं पर वो बसने की स्वतंत्रता है। मतलब भारत में कहीं पर भी निवास या बसने की स्वतंत्रता किसमें, अनुच्छेद 19 में है। संपत्ति रखने की स्वतंत्रता है नहीं, देखो, लेकिन अभी मैं इसका फ्लो में आपको समझाऊंगा पूरा। फिर व्यवसाय की स्वतंत्रता, अब बसेगा तो भाई रोजी रोटी कुछ तो चाहिए, वहां पर घर बना लिया, खाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो व्यवसाय करेगा कुछ ना कुछ। इसमें देखो एक शब्द है वृत्ति, व्यवसाय ना होकर के यहाँ पर क्या, वृत्ति की स्वतंत्रता। वृत्ति मतलब क्या होता है, व्यवसाय। ठीक है, वृत्ति मतलब क्या होता है, अपनी आजीविका चलाने के लिए किया गया कार्य क्या होता है, वृत्ति। यहाँ पर क्या, व्यवसाय की स्वतंत्रता भी है। तो देखो अनुच्छेद जो 19 है वो 6 अधिकारों की रक्षा करता है, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें हमने विभिन्न तरह की स्वतंत्रता देखी। शांति का अधिकार हमने इसमें देखा, आरटीआई हमने इसमें देखी। ठीक है, सभा करने की स्वतंत्रता है, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है, घूमने की है, निवास या बसने की स्वतंत्रता, और साथ ही व्यवसाय करने की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। अब इसको आप याद कैसे करेंगे, अनुच्छेद 19 में देखो, सबसे पहले हमने बोलना सीखा। जब बोलना सीखा हमने, देखो क्रम, बोलना सीखा, बोलने के पश्चात हमने अपने विचार रखे। कहाँ विचार, कहाँ रखेंगे, मैं अपने विचार कहाँ रख रहा हूँ, आपके समक्ष रख रहा हूँ, पढ़ाने के माध्यम से। ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से हम जीवन में सुधार ला सकते हैं, किस तरह से हम विभाग में सुधार ला सकते हैं, किस तरह से हम स्वयं में सुधार ला सकते हैं, ये सब मेरे विचार ना जो मैं आप पर रख रहा हूँ। ठीक है, तो अब इतने सारे लोग मिले, इन्होंने क्या किया, एक सभा करी, कहीं पर एक ग्राउंड में मिले, इन सबने मिलकर एक सभा करी। सभा में तय हुआ कि हमें एक अपना एक ऐसा स्वतंत्र संगठन बनाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखो, मन में एक बात आई, एक विचार आया। ठीक है, उसको प्रकट किया, लोगों के समक्ष प्रकट किया, तो लोग जुड़े, लोग जुड़े, लोग जुड़े तो क्या होगी, सभा। सभा में तय हुआ कि हम एक संगठन या संघ बनाते हैं। ठीक है, फिर उसमें से कुछ लोगों ने सोचा कि कहीं ना कहीं हमें अन्य राज्यों से भी सीखना चाहिए कि वहां पर ऐसा क्या हुआ, वहां ऐसा क्या हुआ। सीखने के लिए क्या करेंगे, यात्रा, यानी कि भारत की यात्रा, भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। फिर कुछ लोगों को लगा कि हमें यहाँ 10-12 दिन, 1 आध साल रुकना चाहिए किसी राज्य में, ताकि वहां से हम और चीजें जान सकें। तो क्या हो गया, वहां पर निवास किया।
फिर उसमें से 2-4 लोगों ने सोचा क्यों ना हम यहीं रह लें, यहाँ के लोगों में को प्रेरित करें, बाकी वहां तो है, तो वो क्या हो गया, बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, और व्यवसाय, अब वहां रहेंगे तो भाई कुछ ना कुछ तो आजीविका के लिए चाहिए, तो वृत्ति या फिर व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो इसी में देखो, इसी में आता है नौकरी की स्वतंत्रता, इसी में आती है, यानी कि नौकरी की स्वतंत्रता। ठीक है, आपको कोई भी विभाग एनओसी देने से इनकार नहीं कर सकता है। नो ऑब्जेक्शन जो सर्टिफिकेट होता है, इसे जारी करने से कोई विभाग आपको मना नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट इसमें जजमेंट भी है। साथ ही भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का 6, 19 का जो 6 है, ठीक है, वर्तमान में वैसे 7 है, 19 का 7 जो है, ये आपको नौकरी की स्वतंत्रता करने का अधिकार देता है। यानी कि यदि आप 10 विभागों में सिलेक्शन लेते हैं और आपको कौन से में ज्वाइनिंग करना है, ये आपको अधिकार है। लेकिन सरकार आपको नौकरी दे ऐसा अधिकार नहीं है आपका। आप सरकार से नौकरी मांग नहीं सकते हैं। ठीक है, आपने नौकरी ली और आप अपनी मर्जी से जिसमें चाहे नौकरी कर सकते हैं, ये क्या आपका अधिकार है। ठीक है, तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट के यहीं पर देखते हैं, देखो अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या बोलता है, दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, यदि समझ में आ रहा तो कमेंट आप लोग जरूर करिएगा, यदि नहीं आ रहा तो हो सकता है मैं थोड़ा और आगे अच्छा प्रयास करूं आप लोगों को, ताकि बेहतर समझ में आए। हालांकि मैंने इसको पूरा तोड़ के आप लोगों के समक्ष पूरा रख रहा हूं मैं। ठीक है, दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, अभी बड़ा भारी भरकम शब्द हो गया। दो सिद्धि क्या होता है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया, न्यायालय में उसको पेश किया जा चुका है, उसका केस कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, तो उस परिस्थिति में नंबर 1, उसको एक ही मामले के लिए एक बार सजा दी जाएगी। मतलब जो अपराध हुआ है उसके लिए केवल एक ही बार सजा दी जाएगी। इसमें देखो 3 तरह के आपको रक्षा मिलते। एक बार सजा, एक अपराध हेतु है, ऐसा नहीं कि बार बार अपराध करे और सजा ही मिले, एक अपराध हेतु, एक अपराध हेतु एक बार सजा। दूसरा देखो, दूसरा क्या होगा, तत्समय प्रवर्त कानून के अनुसार, तत्समय लागू, बड़ा शब्द हो गया, लागू ही लिख लेते हैं। ठीक है, तत्समय लागू कानून के अनुसार। और तीसरा क्या, उसको अपने विरुद्ध साक्ष्य हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा, अपने विरुद्ध साक्ष्य हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 20 बोलता है। ठीक है, देखो अनुच्छेद 20 में आपको 3 तरह की स्वतंत्रताएं मिलती हैं। एक अपराध के लिए, माना किसी व्यक्ति ने जैसे हिट एंड रन केस आजकल चल रहा है, यदि किसी ट्रक चालक से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो उसका एक अपराध है, उसके लिए उसको केवल एक बार सजा दी जाएगी। ये प्रावधान हो गया, एक अपराध के लिए एक बार सजा। यदि 10 अपराध करेगा तो अलग अलग उसको सजा मिलेगी, लेकिन एक ही अपराध यदि किया है तो उसके लिए केवल एक ही सजा मिलेगी। भले ही उस पर धाराएं 10 लगी हो, लेकिन सजा एक ही मिलेगी, है ना। आप जब किसी का जजमेंट होता है ना, तो जिसमें जैसे किसी को सजा होती है तो उसको माना किसी को सजा हो रही है, देखो 323 धारा 323 है या फिर 504 है, नॉर्मल जो धाराएं होती है देखो 504 है, 506 है। ठीक है, माना इन धाराओं में किसी को सजा होती है। 323 क्या है, मारपीट, जो भारतीय दंड संहिता है उसकी धारा 323 मारपीट है। 504 क्या है, गाली गलौज। ठीक है, और 500 क्या है, धमकी देना, यानी कि जान से मारने की धमकी देना। यदि किसी व्यक्ति को इन तीनों में सजा होती है, माना 323 में 1 साल की हुई, 504 में 6 महीने की हुई, ठीक है, और 506 जो कि 3 साल तक के लिए, तो इसमें माना 2 साल की होगी, 506 में 2 साल के लिए हुई, तो ये वाली सजा पूरी रहेगी। लेकिन तीनों सजाएं देखो, इसमें ऐसा इसमें जजमेंट में उल्लेख होता है कि उपरोक्त तीनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि 323 के लिए अलग से मिल रही है, 504 के लिए अलग से, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये भी आपने समझना है। यदि विभिन्न धाराएं लगी हैं, ये थोड़ा बड़े लेवल का प्रश्न है, आपको समीक्षा अधिकारी मेंस में या फिर आपको जो हाईकोर्ट समीक्षा अधिकारी होते हैं या फिर आपको पीसीएस में इस तरह के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं प्री में, कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई एक अपराध, चोरी का अपराध किया है, ठीक है, मानो कोई व्यक्ति देखो चोरी करता है, लूट करता है या चोरी करता है, तो उस पर धारा लगती है 380, ठीक है, या 379, दोनों अलग अलग श्रेणी में आती है।
379 या 380 उसमें धारा लगती है। अब चोरी उसने करी, चोरी कब करता है चोर? जब कोई उसको नहीं देखता है, तो कहीं ना कहीं उससे पकड़ में चीज आएगी। अब पकड़ में आएगी तो उसके लिए धारा कौन सी है? 411। ये आपके मतलब कि लिखना नहीं है, मैं आपको केवल समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। 411। अब व्यक्ति चोरी कहाँ करेगा? या तो ऐसे घर में करेगा जहां कोई नहीं रहता है ना, किसी दुकान का शटर काटेगा, ठीक है, इसी तरह से तो चोरी करेगा ना, कहीं जबरदस्ती घुसेगा, तो हो सकता है उसमें धारा 452 लग जाए, 457 लग जाए, ठीक है। तो ये भी क्या होती है? ये रात्रो प्रच्छन्न ग्रह अतिचार, यानी कि किसी के घर में घुसकर चोरी करना, किसी का ताला तोड़कर चोरी करना, ये सब धाराएं। अब कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करेगा तो इसके ऊपर ये धाराएं लगेंगी ना। तो इनमें से यदि उसको हर धारा में सजा होती है तो जो सबसे बड़ी सजा है वो तो लास्ट तक चलती रहेगी। जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाया, जो 2 साल की सजा वो चलती रहेगी, लेकिन जो 1 साल और 6 महीने की सजा वो इसमें मर्ज हो गई, यानी कि अधिकतम उसको 2 ही साल जेल में रहना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से सजा का प्रावधान होता है। तो एक अपराध के लिए केवल एक सजा मिलेगी, यही मैं आपको इसको समझाने की कोशिश कर रहा था। जैसे आपने देखा होगा उत्तराखंड में फर्जी टीचरों के मामले बहुत हैं, है ना, फर्जी टीचरों के मामले बहुत सारे आते हैं। उसमें कौन कौन सी धारा देखो, जैसे 420, 467, 468 और 471, ये धाराएं उसमें लगती हैं, ठीक है। 420 क्या होती है? छल करना, तो छल से नौकरी प्राप्त करी, 420 हो गया, ठीक है। 467 और 68 होता है किसी भी अभिलेख की कूट रचना करना, यानी कि मतलब किसी भी अभिलेख को गलत तरीके से बनाना, किसी डिग्री को गलत तरीके से बनाना, क्या होता है? 467-68 में आता है। और 471 क्या होता है कि उस गलत तरीके से बनाई गई डिग्री का प्रयोग नौकरी के लिए किया और यहां से सरकार से सैलरी उठाई, ठीक है। तो ये क्या होगा? 471। तो अब इनमें जो सजा है, सबसे बड़ी सजा किसमें? 467 में। यहाँ पर क्या होती है? आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, ठीक है। 467 में क्या हो सकती है? आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। तो अधिकतम जो सजा है वही मान्य होगी, बाकी सजाएं सब क्या साथ साथ चलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि वो खत्म होगी, चलती रहेंगी, लेकिन जो अधिकतम सजा भुगतनी वही पड़ती है। तो एक कानून के लिए केवल एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा मिलती है, ना कि बार बार, ठीक है। ये आप समझ गए। अब देखो, तत्समय लागू कानून के अनुसार सजा, माना किसी ने अपराध किया 2010 में, ठीक है, माना किसी ने अपराध किया 2010 में, और 2010 में किसी अपराध के लिए सजा थी 2 साल, और उसका केस चल रहा है 2016 में, और इसके लिए अब सजा हो गई है 5 साल। तो ऐसा नहीं है कि इसको 2016 के अनुसार 5 साल की सजा हो जाएगी, नहीं, उसको तत्समय प्रवर्तन, जब उसने अपराध किया था उस दौरान जो कानून प्रवर्तन में था उसके अनुसार ही उसको सजा दी जाएगी, ठीक है। माने उसने जब अपराध किया था तब सजा 2 साल की, तो उसको 2 ही साल की मिलेगी, बाद वाला उस पर कानून लागू नहीं होगा। ये क्या होता है? तत्समय लागू कानून के अनुसार सजा। तीसरा क्या है? किसी भी ऐसा कोई भी व्यक्ति जो न्यायालय में जिसका केस चल रहा है, उसको कभी ये बाध्य नहीं किया जाएगा कि अपने विरुद्ध साक्ष्य दे, यानी कि अपना जुर्म कबूल करे। कोई भी अपना जुर्म कबूल करने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। अभी तो केस लड़ेगा ना, वो जुर्म कबूल कर लेगा तो मामला वहीं खत्म। तो कोई भी अपना जुर्म स्वीकार नहीं कर सकता, उसको बाध्य इसके लिए नहीं किया जाएगा कि वो स्वयं से स्वीकार कर ले कि उसने अपराध किया है। ऐसा केवल देखो मूवियों में होता है, थानों में हो सकता है, लेकिन कोर्ट में नहीं, ठीक है। कोर्ट में किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। यहां तक आप लोग इसको समझ गए हैं बेहतर, ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 21। देखो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपराधी है, ठीक है, अपराधी जिसने अपराध किया उसको बोला था अभियुक्त। क्या बोला जाता है? अभियुक्त, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? अभियुक्त। कोई भी अपराधी है उसको क्या बोला जाता है? अभियुक्त बोला जाता है, ठीक है। यदि इसको सजा हो गई, जब तक इसको कोर्ट से सजा नहीं होती है दोषी नहीं कहलाता, तब तक ये उस अपराध के लिए दोषी नहीं कहलाएगा, है ना। कई सारे लोग आपने देखा होगा बाइज्जत बरी हो जाते हैं, बोलते हुए ना, मूवी वगैरह में आपने देखा होगा बाइज्जत बरी किया जाता है, मतलब छूट जाते हैं, यानी कि वो छूट जाते हैं, तो फिर वो दोषी नहीं कहलाते। मतलब उन्होंने भले ही जुर्म किया हो, लेकिन वो फिर ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जुर्म नहीं किया था, ठीक है। जब तक कोई दोषी साबित न हो जाए कोर्ट से, वो कभी भी दोषी नहीं कहलाता, यही माना जाएगा कि उसने अपराध नहीं किया है, तब तक क्या है? वो अभियुक्त है। जैसे ही उसको सजा हो जाती है, वो क्या हो जाता है? या तो दोष सिद्ध हो जाता है, दोष सिद्ध, या फिर सजा याफ्ता, ठीक है, सजा याफ्ता। ऐसा भी कभी कभी बन सकता है आपसे प्रश्न कि ऐसा
ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध अपराध साबित हो गया उसे क्या बोलेंगे हम, सजायाफ्ता या फिर सिद्ध दोष बंदी या सजायाफ्ता बंदी। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये अतिरिक्त जानकारी मैंने आपको थोड़ा दे दी, इसमें स्क्रीनशॉट ले लो। अब बढ़ते हैं हम अनुच्छेद 21 की ओर। ठीक है, यहाँ पर अनुच्छेद 21 है, इसको मैं पूरा मिटा देता हूँ, अनुच्छेद 21 समझाता हूँ आपको। देखो, एक बच्चे का मैसेज आ रखा था टेलीग्राम पर कि सर 40 प्रश्नों की सीरीज ले आइए जीएस की। क्या करेंगे आप सीरीज पढ़ के, बताइए। आपको समझ में भी तो आना चाहिए। देखो, मेरे साथ अधिकांश ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं जो नए बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने कोई नोट्स तैयार नहीं किया, जिन्होंने कहीं कोचिंग नहीं लिया है। तो मैं अपना फर्ज समझता हूं कि मैं उन्हें पढ़ाऊं, है ना। यदि आपको उचित लगता है कि आपको पढ़ना है, आपको समझ में आ रहा है, आप चाहते हैं आगे कंटिन्यू रखें, या आप रिवीजन करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप पढ़िए। देखो, मैं 40 प्रश्नों की सीरीज बिल्कुल नहीं ला सकता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं पहले भी कभी ऐसी सीरीज कोई नहीं लाया था। बीच में मैंने 5 मिनट से शुरू किया था ताकि आप लोगों को प्रश्न उपलब्ध करा सकूं, लेकिन देखो, मेरा कभी ऐसा उद्देश्य नहीं रहा है कि मैं आप लोगों को इस तरह से घुमाऊं फिराऊं। चीजें जब आप समझेंगे, एक बार आप पूरा पढ़ लीजिए, फिर मेरी जिम्मेदारी है आपको रिविजन करवाने की। मैं प्रश्नों के तरीके से कराऊं या कैसे भी कराऊं, ठीक है, तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ। बाकी आपको देखो, पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो वही अन्य माध्यम है जहां आपको प्रश्न मिल रहे हैं। कई सारे हैं यूट्यूबर जो आपको प्रश्न करवा रहे हैं डेली 100 जाइए देखिए, ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जिसको पढ़ना है, जिसको ईमानदारी से मेहनत करनी है और चीजें समझनी भी है, यहाँ पर टिके रहे, मैं समझाऊंगा आपको सारी चीजें, ठीक है। अनुच्छेद 21 देखते हैं। 21 क्या बोलता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। प्राण मतलब देखो, प्राणवायु एक हिसाब से समझ लो, मतलब जीने का अधिकार। लेकिन दैहिक स्वतंत्रता क्या होती है? मतलब किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या का अधिकार नहीं है। कोई भी व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता है। यदि किसी ने आत्महत्या का प्रयास किया, वैसे तो आत्महत्या करने वाले जीवित ही कहाँ रहते हैं। यदि जीवित रहेगा ना गलती से, तो उस पर भी केस बन सकता है, पुलिस केस, ठीक है। तो आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है। देखो, आपने देखा होगा कि पुलिस वाले आपसे चालान कटवाते हैं चालान, हेलमेट नहीं पहनते आप, चालान कटवाते हैं। कौन सा अधिकार है? यही अधिकार तो है, इसी के तहत तो कटवा रहे चालान। क्योंकि राज्य का भी ये कर्तव्य है ना, राज्य मौलिक अधिकार जो है, राज्य संरक्षण दे रहा है उनके जरिए आपको। तो राज्य आपको संरक्षण कैसे दे रहा है? आपसे चालान कटवा के। भाई, आपकी जिंदगी की परवाह केवल आपको ही नहीं है, राज्य को भी। इसलिए तो आपसे वो चालान, आपके चालान काट के आपको बोलता है भाई हेलमेट पहनो, ठीक है। ये सब किस में आता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसी के अंतर्गत जो कुछ महत्वपूर्ण अधिकार आते हैं, उसमें एक है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार किस में? अनुच्छेद 21 में, ठीक है, निजता का अधिकार आता है अनुच्छेद 21 में। बाकी देखो, अन्य जो आते हैं उसमें आपको पढ़ लेता हूँ, इसमें थोड़ा जीवन रक्षा का अधिकार ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्वास्थ्य का अधिकार ध्यान रखिएगा, और विदेश यात्रा करने का अधिकार, एक बार प्रश्न पूछा गया है, सुनवाई का अधिकार, ठीक है। मतलब कई तरह के, इसमें देखो कुल 35 तरह के अधिकार हैं। इसमें एक विदेश यात्रा का अधिकार भी आता है, यह भी एक हमारा अधिकार है, विदेश यात्रा का अधिकार। सरकार कभी मना नहीं कर सकती, ठीक है, सरकार कभी मना नहीं कर सकती, विदेश यात्रा का अधिकार है। हाल ही में देखो, मोदी जी कहाँ गए थे? लक्षद्वीप। उन्होंने ये तो नहीं बोला ना आपको कि मालदीव मत जाओ, क्योंकि नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आपको केवल ये बोला, लक्षद्वीप की आपको खूबियां दिखाई कि आप लक्षद्वीप घूमिए, बहुत मजेदार अच्छी जगह है, ठीक है। तो आपको विदेश यात्रा करने से सरकार नहीं रोक सकते। दो इसमें महत्वपूर्ण आपने ध्यान रखना, एक निजता का अधिकार, दूसरा विदेश यात्रा का अधिकार। साथ एक अनुच्छेद 21 का क भी है, अनुच्छेद 21 का क, ये है 6 से 14, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है? इसमें शिक्षा का अधिकार है। देखो, आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का यह अधिकार है, जो कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, किससे आया था? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा लाया गया और लागू कब हुआ? 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल
2010 से लागू हुआ, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 से लागू, कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है, जो कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा ये लाया गया था। इसमें क्या देखो, राज्य का यह कर्तव्य है, यह दायित्व है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अब आप लोगों ने देखा होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल में जैसे मिड डे मील है, फ्री में स्कूल ड्रेस है, फ्री में किताबें हैं, फ्री में कॉपी पेंसिल इत्यादि, कम फीस, 2 रुपया फीस ऐसे ही सरकारी स्कूलों में मिलता है। ये प्रावधान क्यों किया गया? क्योंकि ये बोलता है ऐसा, ठीक है। अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा है उसको शिक्षा लेने का अधिकार है, प्राथमिक एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। और अनुच्छेद 45 में भी हम इस चीज को पढ़ेंगे, जहां पर राज्य का यह दायित्व होगा, यह राज्य इसके लिए प्रयास करेगा। तो प्रयास उसने किए, जैसे उसने सर्व शिक्षा अभियान लागू किया, जैसे उसने मिड डे मील योजना लागू करी, वो प्रयास वहां पर किए गए, लेकिन यहाँ पर क्या है? अधिकार है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 21 बोलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जबकि अनुच्छेद 21 का क क्या बोलता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, जो कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा लाया गया है। साथ ही लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। यहां तक का आप लोग इसको समझ गए हैं, ठीक है। देखो, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऐसे मामले हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें मौलिक अधिकारों के संबंध में चर्चा की गई है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के वाद हैं, जैसे गोपालन मामला है, ठीक है, गोलकनाथ मामला है, या फिर बेरुवाड़ी संघवाद है, या फिर केशवानंद भारती वाद है, चंपाकम दोयराजन वाद है, ठीक है, इंदिरा साहनी वाद है, मंडल आयोग है। ये सब 7-8 जितने भी मामले बनते हैं, ठीक है, ये सब मैं आपको लास्ट में लिखाऊंगा। 15-20 जितने भी सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण केस हैं तो आपको मैं लिखा दूंगा, ठीक है, किस में क्या बोला है, तो आपका वो भी नहीं छूटेगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। सीधा अनुच्छेद हम 22 देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अनुच्छेद 22 क्या बोलता है? गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, ये बोलता है अनुच्छेद 22। अब कैसा संरक्षण इसमें दिया जाएगा? 3 तरह की इसमें स्वतंत्रता हमें दी गई है, ठीक है। 3 तरह की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? पहले ये देखो, गिरफ्तार व्यक्ति को अपराध से अवगत कराया जाएगा, अपराध से अवगत कराया जाएगा, अवगत कराया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है? देखो, 24 घंटे में 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत, ठीक है। और तीसरा क्या? स्वेच्छा से वकील रखने की अनुमति, वकील रखने की अनुमति। पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं, ठीक है। अनुमति, तो इसमें क्या बोलता है? देखो, अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण है। पहला, यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए, माना किसी ने चोरी किया, ठीक है, चोरी किसने किया? ए ने। बी क्या है? पुलिस है। यदि इसको गिरफ्तार करती है तो इसको गिरफ्तार करते समय इसके जुर्म से अवगत कराएगी, ठीक है। जो बच्चे पुलिस में भर्ती हुए होंगे, अभी आप लोग केस डायरी लिखते होंगे ना, अभी तो खैर नहीं लिख रहे होंगे, अभी तो आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी। जब आपकी ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगी, आप केस डायरी लिखेंगे, वहां पर आप लिखेंगे अभियुक्त अमुक अमुक को अमुक अमुक समय पर अमुक अमुक स्थान से, ठीक है, गिरफ्तार किया गया, उसके जुर्म अमुक अमुक स्थान से, उसके जुर्म अंतर्गत धारा ... से अवगत कराते हुए गिरफ्तार किया गया, तो उसको क्या अवगत कराया जाएगा? पहला मामला। दूसरा, 24 घंटे में रिमांड के लिए, किस रिमांड के लिए? न्यायिक रिमांड, न्यायिक रिमांड, ठीक है, यानी कि पुलिस कस्टडी में रहेगा 24 घंटे के अंदर। माना आज इसको 4 बजे अरेस्ट किया किसी व्यक्ति को, इस ए को 4 बजे आज अरेस्ट किया, तो कल के 4 बजे से पहले पहले इसको कोर्ट में पेश करना है, ठीक है। कोर्ट में पेश करके क्या हो जाएगा? फिर पुलिस की हिरासत से बाहर आ जाएगा और न्यायिक हिरासत में चला जाएगा, यानी कि अब कोर्ट का ये बंदी हो गया। कोर्ट इसको कहां भेजेगी? जेल में भेजेगी, ठीक है। कोर्ट के बंदी के तौर पर जेल में चला जाएगा। पुलिस का क्या होता है? लॉकअप। कोर्ट का क्या होता है? जेल, ठीक है। तो कोर्ट इसको कहां भेज देगी? जेल में भेज देगी, जेलर के अंडर में, मतलब पुलिस से अब कोई इसका संबंध नहीं रहा, ठीक है। तो 24 घंटे के अंतर्गत इसमें देखो यात्रा समय नहीं जोड़ा जाता, ठीक है, यात्रा समय नहीं जोड़ा जाता इसमें, ठीक है। और अलग अलग तरह की रिमांड होती है, ट्रांजिट रिमांड भी होती है, जो कि माना किसी अभियुक्त को दूसरे राज्य से अरेस्ट किया, तब तो संभव नहीं ना 24 घंटे में, तो वहां रिमांड ली जाती है, उसके पश्चात यहाँ रिमांड ली जाती है। तो ट्रांजिट रिमांड होती है, वो न्यायिक चीजें हैं, वो आपको समझने की उतना आवश्यकता नहीं है,
ठीक है। तीसरा देखो, किसी भी व्यक्ति को ये अनुमति होती है कि वो अपनी इच्छा से कोई भी वकील रख ले। ऐसा नहीं कि सरकार अपनी तरफ से वकील उपलब्ध करा सकती है यदि वो चाहे, अनुच्छेद 39 ये व्यवस्था करता है, वहां पर पढ़ेंगे उसको हम, लेकिन उसको ये अधिकार है कि वो अपनी इच्छा का वकील रख सकता है। तो अनुच्छेद 22 देखो, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। किन किन चीजों में? अपराध से अवगत कराया जाएगा, साथ ही 24 घंटे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, जिसमें यात्रा समय इंक्लूड नहीं होगा, और स्वेच्छा से वकील रखने की अनुमति होगी। लेकिन इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक निवारक निरोध अधिनियम भी आता है, ठीक है। निवारक निरोध जो कानून है वो भी आता है। यदि किसी व्यक्ति पर शक होता है ना, किसी व्यक्ति पर शक होता है कि वो अपराध कर सकता है, तो उसको 3 महीने के लिए पुलिस हिरासत में रख लिया जाता है, ठीक है। 3 महीने के लिए उसको हिरासत में रख लिया जाता है ताकि वो अपराध से रुक सके, ठीक है। वो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको लिखा दिया, स्क्रीनशॉट ले लो। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे भाग 3 हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, पूरा। तो देखो, भाग 3, भाग 4 और भाग 5 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और भाग 6 में राज्यपाल और मुख्यमंत्री यानी कि राज्य विधानसभा। कुछ कुछ चीजें हैं, मतलब 7 से 8 क्लासेस ज्यादा से ज्यादा मैं लूंगा आपकी पॉलिटी की, ठीक है, जिसमें आपको मैं कोशिश करूंगा कि पूरा पॉलिटी जितना कवर हो सकता है मैं कराऊं। बाकी देखो, अनुच्छेद, अनुसूचियां, ये सब चीजें मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है। बाकी आज आप लोगों का होमवर्क यही है डेली का, आपने देखो इसको पुराना रिवीजन करना है। आज का आपका होमवर्क जो है, एक पुराना आपने रिवीजन करना है, उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है। टेस्ट हो सकता है आप लोगों का थोड़ा पीछे चले जाए, क्योंकि मैं 22-23 तक यहाँ पर हूँ नहीं स्टेशन पे, ठीक है। तो टेस्ट आप लोगों का पीछे जा सकता है, क्योंकि बनाना भी पड़ता है। बाकी आपका होमवर्क यही है कि आप लोग पुराना रिवीजन करिए, और जो मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ इसको रिवीजन करिए, सारे अनुच्छेद याद करिए हाथों हाथ। जो भी संविधान संशोधन अधिनियम आ रहे हैं उनको अलग से नोट करिए और उन्हें अलग से लिखते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिएगा। धन्यवाद।